तो अभी हम फाइनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो उसके पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने प्रीरिक्विजिट देखे थे, जो रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजी है वो सारे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रैंडम वेरिएबल, पीएमएफ, पीडीएफ और बाकी सब। और उनका हमने डिफरेंस एक दूसरे से क्या है वो सब देखा था। तो ये वीडियो जरूर से देख लेना, इसमें सारी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद अभी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने प्रोबेबिलिटी देख ली थी कि प्रोबेबिलिटी सिंपल। देखिए ये वाला कॉइन टॉस एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें हेड और टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, इसकी 50%। तो मतलब वही कि उसकी वैल्यू रहेगी 0.5 0.5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आउटकम्स है हेड और टेल, उसमें जो प्रोबेबिलिटी हो इक्वली डिवाइडेड है, कि इसको भी 50%, इसको 50%। तो वो प्रोबेबिलिटी जो टोटल 100% था उसमें से 50% यहाँ, 50% यहाँ। तो प्रोबेबिलिटी को जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मतलब इक्वल हुआ है यहाँ पे, या फिर प्रोबेबिलिटी 100 में से जैसे डिवाइड हुई है 50 यहाँ 50 यहाँ, तो उसको जो डिवीजन है प्रोबेबिलिटी का टोटल 100 में से, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कि प्रोबेबिलिटी टोटल 100 में से 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वही हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये मार्क्स है, कोई एग्जाम हुई वहाँ पे 1 से 7 मार्क्स की एग्जाम थी। तो उसमें से जैसे कि हर बार की तरह मतलब अगर बहुत कम रहेंगे जिनको मैं टॉप करेंगे, और या फिर एक कम जैसे कि 6 मिलेंगे, और बहुत कम रहेंगे जिनको एकदम कम मार्क्स मिलेंगे मिनिमम वाले। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो बीच में रहेंगे 3 4 5 वाले में। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है, अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो इसमें बहुत कम मार्क्स के लिए भी बहुत छोटी वैल्यू रहेगी प्रोबेबिलिटी की, और टॉप वाले मार्क्स के लिए भी छोटी वैल्यू रहेगी प्रोबेबिलिटी की। और जो मिडल है उसमें सबसे ज़्यादा रहेंगे, तो उसके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि टोटल 100 में से ये ऐसे इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो ये भी एक उसका टाइप है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है। तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला सिंपलेस्ट है। इसमें सिंपल ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके दो आउटकम रहेंगे तो उसको हम बर्नौली बोल देते हैं, जैसे कि कॉइन टॉस वाला हेड टेल। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल यूज करके हम जीरो और फेल को जीरो और पास को वन बोलते हैं। सिमिलरली ये दूसरा वाला एग्जाम्पल जहाँ पे अपना कोई समझो एग्जाम है, उसमें पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी अगर एग्जाम है तो उसमें फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7। तो ये सिंपल एक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो फिर भी मतलब वो क्योंकि दो आउटकम है तो वो बर्नौली के अंडर आता है। और यहाँ पे क्योंकि दो ही आउटकम है तो हमें वैल्यूज तो पता ही रहती है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैथमेटिशियंस ने उसको एक फॉर्मेट दे दिया कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की एक इक्वेशन बना लिया। तो ये मास फंक्शन वाला हमने पहले से उस वीडियो में देखा है, तो वो अच्छे से देख लेना। उसके बाद मतलब इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए बोल दिया कि ओके पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज 0.7 यहाँ से। और फिर उसको पीएमएफ जो फंक्शन है उसका इक्वेशन ऐसा है कि पी पावर एक्स इंटू 1 माइनस पी पावर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर चाहिए हमें, तो हम ये वाला जो है जीरो है एक्स, तो यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे। तो पी पावर जीरो तो जीरो, पी पावर जीरो 1 हो गया, तो ये वाला गया टर्म। अभी बचा 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी, पी में 0.7, तो ये आ जाएगा टोटल 0.3, 0.3 उसकी पावर 1 माइनस एक्स। तो ये एक्स जीरो था तो 1 1 ही बचा, मतलब 0.3 की पावर 1 मतलब 0.3। तो वही कि फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो ये सिंपल ही है। अभी जब जैसे कि दूसरा जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो n टाइम्स। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बोलते थे कि एक कॉइन है, हमने एक बार उछाला, टॉस कर लिया। तो सिमिलरली अगर हमने बोला कि एक कॉइन हमने 4 बार टॉस कर लिया, 5 बार, 6 बार, n टाइम्स, तो वो आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, जहाँ पे हम n नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं ये वाला बाइनोमियल। तो उसमें सिंपल है, जैसे कि एक कॉइन 2 बार टॉस कर लिया तो हमें पता है आउटकम से आएंगे एच एच, एच टी, टी टी एच और टी टी। तो यहाँ पे हमें क्योंकि ये सैंपल बेस छोटा है तो हमें मालूम है कि 1 एच की प्रोबेबिलिटी क्या है।
तो 1H, तो यहाँ पे एक H 2 बार आ रहा है, तो 2 आउट ऑफ 4। तो ये सिमिलरली इनकी 0H मतलब यहाँ पे ये TT है, उसमें 0H है, तो ये 1/4। तो सिमिलरली अभी इसमें भी वही कि इसमें भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक मतलब वही फार्मूला, या फिर यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि 2 बार हो रहा है तो हमें सैंपल स्पेस छोटा है, लेकिन वो 3 बार होगा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम हर बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आउटकम्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो इतने सारे हम करते मैन्युअली नहीं कर सकते। इसलिए फिर जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो स्टैंडर्डाइज बनाया मैथमेटिशियंस लोगों ने। उसमें सिंपल है कि एनसीके, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस वाला सी, एनसीके पी पावर के और 1 माइनस पी पावर एन माइनस के। तो यहाँ पे जो p है फिर से वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ h इन वन टॉस, तो वो जो 0.5 होती है तो p की वैल्यू 0.5 रहेगी। और यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये 2 आएगा। सिमिलरली जो k है वो, अभी ये k डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1h, तो मतलब हेड जो है 1, तो ये जो 1 है वो h k है, कि मतलब हम बोल रहे हैं कि जो n नंबर ऑफ ट्रायल्स थे उसमें से कितने बार जो k है वो कितने टाइम्स h आया है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो k की वैल्यू 1 होगी। अगर क्वेश्चन रहता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2h, तो अगर 2 रहता तो k की वैल्यू 2। मतलब सिंपल है कि n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जो k है वो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट आउटकम पूछा है वो। तो सिंपल वो यहाँ पे आएगा, और बाकी तो वही फार्मूला है। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसका सिंपल। ये हम देख भी सकते हैं कि ये इसी से सिमिलर है बर्नौली से, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स है तो एनसी के एक ऐड हो रहा है। तो उसके बाद जो आता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म में इसमें ना मतलब जैसे कि एक एग्जांपल कि एक जो डाई है वो रोल कर लिया एक बार, तो उसके आउटकम ये रहेंगे कि 1 2 3 4 5 6, जो अपना जो जो उसमें छः साइड्स रहते हैं, तो इसलिए उसके 6 साइड में से कोई भी एक आ सकता है। तो इसलिए वो 6 में से फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी टू 1/6, क्योंकि टोटल 6 आउटकम्स है और हर एक 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 बार आ सकता है, तो इसलिए 1/6। और सारे इक्वली लाइकली है तो ये सब आ सकते हैं, तो इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो यहाँ पे मेन यही है कि जो जैसे कि अगर हम देखें कि ये ग्राफ है तो उसमें 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की 1/6, 3 की, तो हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो मतलब वही कि जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वल है। जैसे कि अगर 100% टोटल प्रोबेबिलिटी है तो उसमें से 16.6 इसकी रहेगी, फिर इसकी कुछ 16.6, ऐसा ही मतलब हर एक का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो हर एक की सेम प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म, कि जो प्रोबेबिलिटी हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। तो उसी का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वही आएगा कि 1/n, यही, क्योंकि सारों में से सारे आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली, सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है, तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो इसलिए 1/n, और सिंपली यही उसका रहेगा। अभी ये था अभी ये आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखे होंगे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए। तो ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स ये भी हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखे थे। तो कंटिन्यूअस में यही होता है कि वहाँ पे कुछ मतलब सिंपल देखा जाए तो वहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होता, सारे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट है कि सिलेक्ट एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 10। तभी 0 to 10 में वैल्यू अगर देखा जाए तो कितने कोई भी आ सकते हैं, जैसे कि 0 या फिर 0.001, 0.0100, 0. ऐसे कोई भी वैल्यू आ सकती है। और क्योंकि पॉइंट हम इंटीजर्स रियल सारे रियल नंबर्स देख रहे हैं, तो 1.7, 1.5.5374 कुछ भी आ सकता है रैंडमली। तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है। तो और उसी को हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस है नंबर से, कि 0 से 10 कंटिन्यूअस, कोई भी नंबर आ सकता है, 0.01, 0.003, 0.0, तो कंटिन्यू जो जो आ रहे हैं वो सारे। तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है, और क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है तो हर एक को हम प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते। अगर डिस्क्रीट रहता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6,
7 8 9 10, तो हमारे पास 10 ही नंबर थे, तो हम 10 को समहाउ हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है कंटिन्यूअस के सिचुएशन में, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी वाला जो है वो नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो डेंसिटी में हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर रेंज। तो रेंज में हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर 0 से 10 है तो 0 से 1 उसको हम एक रेंज बोलेंगे कि 0 से 1 जो भी नंबर्स आएंगे वो 0 से 1 वाले नंबर सारे इस वाले रेंज में रहेंगे, उसको हम एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे देंगे, मतलब उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देंगे। फिर सिमिलरली 1 to 2 वाले रेंज वाले, फिर 2 to 3, 3 to 4, सिमिलरली 9 to 10। तो मतलब हमने उसको काइंड ऑफ डिवाइड कर लिया रेंजेस में, छोटे छोटे रेंजेस में। और अभी उसको हम हर एक रेंज को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देंगे, जैसे कि क्योंकि ये टोटल यहाँ पे 10 है, तो ये फिर वही कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल 10 है। हम इसको बोल सकते हैं कि 10 पार्ट्स बोल सकते हैं कि हमने टोटल जो थे उसके 10 पार्ट्स कर लिए, अभी ये टोटल 10 पार्ट हो गए, अभी हर एक पार्ट का 1/10 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि जो मतलब इसमें जो वैल्यूज है वो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज बहुत सारे रहेंगे, उसको हम डेंसिटी उसकी टोटल डेंसिटी जो है 1/10 है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये भी हमने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में देखा था, तो कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो वाला वीडियो देख लेना। तो इसलिए ये जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बोलती है कि ये वाले रेंज में जो प्रोबेबिलिटीज है टोटल वो कितनी, उनकी डेंसिटी कितनी है। तो हमने मतलब क्योंकि वो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आने की चांसेस उतने ही है, इसलिए हर एक रेंज के लिए सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। और क्योंकि टोटल 10 है तो हर एक की 1/10 रहेगी, तो इसकी 1/10, इसकी 1/10, हर एक की 1/10। और अगर हम सारे को जोड़ देंगे तो फिर टोटल सम 1 भी आ जाएगी। तो ये उसका हम जनरली नोटेशन ऐसा रहता है बुक्स में कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1/10 फॉर इंटरवल 0 to 10, मतलब 0 से 10 तक अगर रहेगा इंटरवल के वाले इसमें जो रेंजेस है उसका 1/10। और अगर इसके बाहर रहा 0 से 10 के बाहर, जैसे कि 10 के आगे 11 12 13, तो उसका 0 आएगा। सिमिलरली 0 से पहले अगर निगेटिव रहेगा कुछ तो उसमें भी उसका 0 आएगा। तो हम उसका नोटेशन जनरली ऐसा रहता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल का कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/10 फॉर इंटरवल 0 to 10, जो भी इंटरवल गिवन है उसका, और 0 अदरवाइज। अगर इस इंटरवल ये वाले इंटरवल के बाहर है जैसे कि यहाँ पे, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर कहीं पे कोई वैल्यू है तो 0, क्योंकि हमें क्या बोला है कि सिलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 10। तो 0 to 10 बोला है तो हम इसी में से कोई सिलेक्ट करेंगे, हम 11 कभी नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए 11 जो नंबर है या फिर 20 नंबर है तो 20 सिलेक्ट करने का चांस 0 है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि 20 सिलेक्ट करो, ये हमने सिर्फ इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसलिए बाकी की प्रोबेबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ये था कंटिन्यूअस का। तो अभी फिर से वही कि अभी जैसे कि ये वही वाला है कि हमने ये देख लिया था कि 1/10 रहेगा इस इंटरवल में, और ये तो सिर्फ ये रहा अपने एग्जाम्पल के लिए था। तो उसको जनरलाइज अगर हम करेंगे कोई भी सारे एग्जाम्पल्स के लिए तो वो ऐसा रहेगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू 1/b-a, जो इंटरवल रहेगा a to b। तो मतलब हर बार वो कोई ना कोई इंटरवल की बात रहेगी, इसलिए वो b-a आएगा। यहाँ पे 0 to 10 था तो 10 - 0 इसलिए 10 आ गया था। तो जब अगर कोई इंटरवल की बात हुई तो ये b-a आएगा, और 0 अदरवाइज। तो यही वाला जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में ये वाला फार्मूला रहता है कि PDF इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और उसी को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं, वही वाला उसकी वैल्यूज 1/b-a इस वाले इंटरवल में, a to b के इंटरवल में, और 0 अदरवाइज। तो ये था अपना यूनिफॉर्म वाला। अभी एक बात आगे जाने से पहले कि जैसे कि हम ये ना अपना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें जो प्रोबेबिलिटीज थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो इसके लिए हमने ये अगर ग्राफ है तो जो PDF है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका जो
मतलब इसी ग्राफ का जो इक्वेशन है वो यहाँ लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे 1 - 1/b है। तो मतलब अगर ये वाला मास का अपना जो ये वाला सिलेक्ट नंबर वाला था एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे ये 0 to 10 था, तो यहाँ 1/10। तो ये वाला था 1/10, तो वो इसी वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इस वाले रेंज में यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो वो 1/10 रहेगा, और अगर उस वाले रेंज से बाहर ये वाला यहाँ तक आएगा, ये जो एक्स एक्सिस के वैल्यूज है वो, तो अगर उस वाले रेंज के बाहर गया तो 0 हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी का, जो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए भी हमें जो पीडीएफ है, तो वो हमें उसका जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा वो वाला इक्वेशन चाहिए रहेगा, जो जिसको हम पीडीएफ बोल पाएंगे। तो मतलब वही कि पीडीएफ है वो जनरली वो जो ग्राफ है, जो भी ग्राफ है उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है, मतलब एक इक्वेशन जो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो वही अभी हम वो अभी हम नॉर्मल के इसमें केस में देखेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है वो उसको नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जनरली बहुत ज़्यादा जगह पे आता है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा सिनेरियोज में यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में यही डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा बार देखा जाता है, तो इसलिए उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो उसका अभी एग्जांपल है कि जैसे कि अगर कोई क्लास है 10वीं का, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी हाइट्स हैं। तो हमें पता है कि जनरली जो कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी हाइट थोड़ी रिलेटिवली रिलेटिवली कम रहती है, और कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है, और जो मैक्सिमम बच्चे रहते हैं वो बीच में रहते हैं। कि जैसे कि कुछ बहुत जैसे कि 4-5 लोग हैं जिनके, जैसे कि हम क्योंकि ये कंटिन्यूअस हाइट भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 140 सेंटीमीटर के बाद डायरेक्ट 141 ही होगा। बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। हाइट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती है, इसलिए वो कंटिन्यूअस रहती है। किसी की 140 सेंटीमीटर है, किसी की 140.2 सेंटीमीटर रहेगी, किसी की 140.3। तो इसलिए यहाँ पे भी हम रेंज लेते हैं कि 140 से 141, फिर 141 से 142, कोई भी रेंज हम डिसाइड करके लेते हैं। वैसे सिमिलरली 169 टू 170 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई क्लास है 10वीं का, तो उसमें ये वाले रेंज में 4-5 लोग ही रहेंगे, या फिर 1-2 बच्चे ही रहेंगे। फिर जैसे ही बढ़ते जाएंगे, समझो कि यहाँ पे 150 सेंटीमीटर टू 151, तो इस वाले रेंज में बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसलिए ये वाला जो ग्राफ है वो ऊपर गया, क्योंकि ये यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ पे है कि यहाँ पे इस वाले रेंज में, ये जो रेंज है अपनी, इस वाले रेंज में बहुत सारे बच्चे रहेंगे इस वाले हाइट की, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे है। सिमिलरली जब हाइट बढ़ेगी, तो जो लंबे रहते हैं वो भी कुछ कम ही रहेंगे, 1-2 ही रहेंगे जो बहुत लंबे रहेंगे, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो यहाँ पे कम है। तो इसलिए जो जनरली इस वाले केस में ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ है जो हम प्रोबेबिलिटी के, वो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं रहता है, वो मतलब हम उसको वहाँ पे रफली बोलते हैं कि ये ऐसा बढ़ता जाएगा और मिडल में बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए ये वाला एरिया कवर करेगा और फिर वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा भी डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ये इसका मतलब उसका कोई इतना इश्यू नहीं है। हम जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं तो हम रफली उसको बोलते हैं कि रफली ये ऐसे वाला डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसी तरह मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसिडर करते हैं, और यही वाला उसका ग्राफ है। तो अभी इसी में सेम हमने इसमें भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये वाला है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक है, और इसका अगर क्या बोलते हैं, अगर बेसिक से ये करना है, प्रूफ इक्वेशन का डेरिवेशन अगर बनाना है, तो बहुत ज़्यादा लंबा है, और वो बहुत ही मतलब वो अलग ही कहानी चालू हो जाएगी। इसलिए हम उसका एकदम बेसिक से डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम उस पे मतलब उसका सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे कि ये टर्म्स सारे इधर क्यों है। तो उससे हम एटलीस्ट आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो वो मतलब यही है कि 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई पावर ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो म्यू है वो मीन है, तो ये जो है इसका मीन। जैसे कि अगर हाइट है तो सारों की हाइट, जैसे कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो सबकी हाइट का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो जो म्यू मीन आएगा वो यहाँ पे है। और सिमिलरली सिग्मा है जो स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का भी ये वीडियो था जो हमने देखा था, ये वाला वीडियो।
तो इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन हमने अच्छे से देखा है, और वो वीडियो देख लेना, और वहाँ पे समझ जाएगा एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। वहाँ पे मीन पे भी हमने देख लिया था। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो ये वाला इक्वेशन हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीजें हैं, ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म। तो हम पहले इसको देखते हैं, अभी अभी के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं। पहले हम ये वाली टर्म को देखते हैं जहाँ पे ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो अभी सबसे पहले देखते हैं ये ई वाला, ये ई क्या है। तो जो उसको हम ऑयलर्स नंबर बोलते हैं, ई। तो उसका क्या है कि जब मतलब तब जब शुरुआत में जब मैथमेटिशियन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में स्टडीज कर रहे थे, तब ये जो टर्म है वो बार बार आ रही थी कि 1+1/n की पावर n। तो ये जो टर्म है वो बार बार हर जगह पे आ रही थी। तो जो ये ऑयलर है मैथमेटिशियन, उन्होंने ये नोटिस किया कि ये हर बार आ रही थी। उन्होंने तो ये हर बार क्या टर्म लिखने के बजाय उन्होंने सोचा कि उसका कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने क्या देखा कि उसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट करने की ट्राई किया। जैसे कि सबसे पहले मतलब वही कि n के लिए डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखे। जैसे कि सबसे पहले 10 रखा, तो 1+1/10 होल पावर 10। तो उसकी जो वैल्यू है वो आती है 2.593742। सिमिलरली अगर 10 के जगह फिर 100 रख के देखा यहाँ पे n इक्वल टू 100, तो फिर इसकी वैल्यू आ गई 2.704814। सिमिलरली 100 को फिर 1000 किया, और तब देखा कि 2.716924। तो सिमिलरली मतलब ऐसे ही n की वैल्यू बढ़ाते गए, और तब मतलब उन्होंने नोटिस किया कि उसकी जो वैल्यू है वो जब n बढ़ता है, जब लार्ज हो जाता है, तो उसकी वैल्यू जब वो 2.71 की रेंज में ही रहती है। मतलब उसके बाद तो ये आगे पीछे होता रहेगा 8234 जो भी है, लेकिन वो 2.71 के रेंज में ही रहती है जब n की वैल्यू लार्ज होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आज से ये वाली टर्म जहाँ पे भी लिखेगी हम उधर उसमें ई लिख देंगे। मतलब ये इतनी वाली बड़ी टर्म लिखने की जगह या तो ई लिख देंगे या तो 2.71 लिख देंगे। तो जनरली ई लिखते हैं ताकि वो क्लैरिफाई रहे, क्लटर ना रहे, इसलिए हम ई एक वेरिएबल लिखते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि आज से उसको बोलेंगे ऑयलर्स नंबर, और उन्होंने बोल दिया ई उसका वेरिएबल या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन ई। तो तब से उसको ई एज अ कंसिडर किया जाता है, उसकी वैल्यू होती है 2.71। तो ये था अपना ई। तो अभी यहाँ पे ई की वाया वो देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हमें ये वाला ग्राफ चाहिए। तो हमें एक पीडीएफ ऐसा चाहिए जो इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करे, जो ये, ताकि फिर उसमें सारी वैल्यूज दिख जाए। इसलिए हमें तो ई का अभी हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा आता है। तो अगर हाँ, तो ये वाला वीडियो उसमें हमने ग्राफ प्लॉटिंग का भी देख लिया था। तो ये वाला अगर ग्राफ प्लॉटिंग में कोई डाउट्स वगैरह रहेगा तो ये वाला वीडियो देख लेना, उसमें हमने ग्राफ प्लॉटिंग का देख लिया था। तो इसलिए अभी यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो जो ई है उसका, ई की वैल्यू तो हमें पता है 2.71, तो वो तो एक कांस्टेंट है। लेकिन जब ई की पावर एक्स करते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। यहाँ से ये वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है। ये यहाँ पे जीरो को कभी टच नहीं करता, ये बहुत मतलब छोटा सा डिफरेंस रख के इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये ऐसा रहता है। तो ये था ई पावर एक्स का। तो उसके बाद अगर ई पावर माइनस एक्स का करे तो वो उसकी मिरर इमेज बन जाती है। ये यहाँ से यहाँ था, तो उसकी मिरर इमेज ऐसे बन जाती है ई पावर माइनस एक्स का। तो अभी ये आ गया, लेकिन हमें थोड़ा ऐसा वाला शेप चाहिए, ये वाला। कि अभी हमने देखा कि ये इस वाला तो हमें मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक नीचे तो जा रहा है, लेकिन हमें ये वाला चाहिए। तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है कि यहाँ से यहाँ जाता है और ये वाली शेप आती है और फिर यहाँ। तो हमें भी इसी तरह की एक शेप चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, ई पावर एक्स स्क्वायर हम फाइनल करते हैं, अब हम यही वाला यूज करेंगे। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो सेंटर है वो जीरो पे है। लेकिन हमने इसमें देखा था कि जो सेंटर हमारा जीरो नहीं रहता, मतलब वो डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हाइट वगैरह है तो हाइट तो जीरो से बड़ी ही होगी। तो इसलिए जो सेंटर है इसका, वो जीरो से बहुत आगे है, जैसे कि यहाँ पे 150 है। तो इसलिए हमें ये इस पे कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ये सेंटर आ जाए। तो सेंटर मतलब ये मीन ही है। तो इसलिए ये जो मीन आने के लिए हम यहाँ पे ये वाला यूज करते हैं कि यहाँ पे मीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह कि यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे ये मीन अगर जीरो रहा तो ये सेंटर जीरो रहेगा उसका, कि ई पावर माइनस एक्स
-0 का होल स्क्वायर। तो इसका क्योंकि ये मीन जो 0 है तो मतलब उसका सेंटर यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली अगर हमने मीन को बढ़ा दिया 1 कर दिया यहाँ पे, तो ये सेंटर उसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब अपना यहाँ पे सेंटर शिफ्ट करने का हमें मिल गया कि हमें यहाँ पे सिर्फ जो मीन है वो यहाँ पे डालना है। इसलिए फिर हमने इक्वेशन में यहाँ पे x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जो म्यू है वो इसके सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि इसका सेंटर जो है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब जितना आगे रहेगा, तो इसलिए म्यू हम यहाँ पे डालते हैं। सिंपली हमें ये वाला सेंटर मिल जाता है, या फिर मीडियम मीन जो भी है हम बोल सकते हैं, तो वो मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने म्यू को डाल दिया। अभी यहाँ तक हो गया कि हमें सेंटर भी शिफ्ट करना आ गया कि पावर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो म्यू के हिसाब से यहाँ पे हमारा सेंटर आ जाएगा। लेकिन अभी फिर भी एक चीज बची जो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वही कि इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को पूरा देखा था। तो उसमें ऐसा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ओवरऑल अगर वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें क्लियरली हमने देखा है। तो उसका ब्रॉडली आइडिया ये है कि वो कितना डिविएट करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये था, यहाँ से यहाँ तक जो है वो थोड़ा मतलब ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो कम विड्थ थी, बहुत कम ही विड्थ थी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ा है तो ये विड्थ विड्थ भी बढ़नी चाहिए। तो इसलिए अगर हमें विड्थ बढ़ानी है तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम करते हैं कि ये यहाँ तक तो हमारा पहले से था कि ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट है सिग्मा का स्क्वायर, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके डेविएशन के लिए, या फिर इसके जो ब्रेड्थ है विड्थ है उसके लिए। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में या फिर हमारे एग्जाम्पल में जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा उसके हिसाब से ये विड्थ उसकी डिसाइड होगी। इसलिए वो विड्थ भी कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कंसिडर करना है। तो वो डेंसिटी भी उस पर डिपेंड करेगी कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रहा है। तो इसलिए जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा उसके हिसाब से इसकी विड्थ जो होगी वो डिसाइड होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन वाला टर्म जो है ऐड करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा फाइनल जो फार्मूला हुआ वो ये हुआ कि ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये था अपना यहाँ तक। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारा हो गया अभी। हाँ, तो अभी अपना जो बचा वो √2 पाई वाली टर्म कि उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला तो हमने पूरा देख लिया कि ये ई ई पावर एक्स इसलिए लिया ताकि हमें एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर इसलिए लिया ताकि हमें ये वाली शेप मिले। और उसके बाद म्यू इसलिए लिया ताकि हमारा जो मीन है वो करेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो, जो सेंटर है वो 0 से हट के यहाँ पे आए जहाँ पे उसका मीन है। इसलिए हमने म्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये सिग्मा को इसलिए लिया ताकि जो विड्थ है वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चेंज हो, जो भी एक्सपेरिमेंट में रहे उसके हिसाब से रहे। अगर विड्थ कम स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो उसकी विड्थ कम रहेगी, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो विड्थ ज़्यादा रहेगी। तो उसके हिसाब से ये अपना सब ये हो गया। अभी बचा ये वाला टर्म कि ये वाला ये कहाँ से आया, इसका क्या ज़रूरत है। तो अभी वो वाला अभी हम देखते हैं कि यहाँ तक हम आ गए थे। हाँ, तो वो देखने से पहले कि हम वही की प्रोबेबिलिटी का जो बेस रूल है वो मतलब वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी कि जैसे कि अगर कोई कॉइन जो कॉइन टॉस है, कॉइन टॉस वाला एग्जांपल या फिर एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें पता है कि अगर हमने कॉइन को उछाला, सिक्के को हमने हवा में उछाला, तो हमें ये तो पता है कि कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा, हेड आएगा टेल आएगा कुछ भी आएगा, लेकिन कुछ तो अपीयर होगा। तो हमें मतलब आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, कुछ तो आएगा। मतलब कोई कोई भी आउटकम आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। उसमें अगर आउटकम में हेड आने की 50% और टेल आने की 50%, इसलिए उनकी 0.5 तो इसलिए मतलब हमें जो सारे हमें इतना पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसका आउटकम तो मतलब उसका मतलब नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं उसमें आउटकम तो आएगा ही। तो इसलिए उसकी 100% है, लेकिन जो मतलब उसकी टोटल जो है प्रोबेबिलिटी वो 1 है। लेकिन फिर उसी में फिर जो भी आउटकम्स है वो उसमें जो 1 है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा कि हेड के लिए 0.5, इसके लिए 0.5। लेकिन एट द एंड सारों को अगर हम मिला दे तो एट द एंड 1 आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, क्योंकि कोई तो आउटकम आएगा ही। तो मतलब वो तो हम श्योर है कि 100% चांस है कि आउटकम आएगा, तो इसलिए वो 1 होता है।
तो मतलब वही है कि उसकी प्रोबेबिलिटी का वो सम रूल की सारे प्रोबेबिलिटीज की सम एट द एंड 1 होनी चाहिए। तो कोई भी अगर एग्जांपल कोई भी एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर n आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 3 सबकी अगर मिला दे तो एंड में वो 1 आएगी। तो इसलिए मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है फाइनली 1 आनी इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी, या फिर वो आनी चाहिए, वो जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे भी सेम कि अपना ये वाला है जो अपना, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कंसिडर करेंगे। तो क्योंकि डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक रफली फैला हुआ है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज है वो यहाँ से चालू होकर यहाँ तक जाएंगी। और क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है कि ये रफली होता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, कोई भी एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली शेप नहीं बनेगी, ये रफली ऐसे होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ऐसे वाले में रफली यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो सारी प्रोबेबिलिटीज इसमें यहाँ तक सारी प्रोबेबिलिटी कवर हो रही है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक को सारों को मिला दे तो उसका 1 आना चाहिए। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसमें हम सम नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन भी समेशन ही होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस के वेरिएबल्स में होता है तो उसमें जनरली हम उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए तो इसलिए सबका अगर सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। इसलिए अगर यहाँ पे भी सम करेंगे मतलब वही कि इंटीग्रेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का तो वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला देख लिया था कि ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये वाला हमने टर्म देख लिया था कैसा आया। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ देंगे तो 1 आना चाहिए। तो जोड़ना मतलब वही कि इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का भी हमने वीडियो देखा था अच्छे से एकदम डिटेल में, वो भी अगर कुछ डाउट है तो वो देख लेना। तो उसमें भी मतलब वही कि ये रेंज वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में कि रेंज का क्या होता है। तो इसलिए इसका ओवरऑल आइडिया ये है कि ये वाला जो है वो इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज को सम करें या फिर इंटीग्रेट करें तो उसकी जो वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू जाती है वो सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। अब ये कैसे आती है वो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि, या फिर इसकी पहले देख ही लेते हैं कि ये ऐसा क्यों आता है कि सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। ये इसका भी जो डेरिवेशन है वो भी बहुत लंबा है। तो उसका हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो पाई है वो इसमें क्यों इंट्रोड्यूस हो गया। जैसे कि ये वाला इक्वेशन बड़ा लंबा है कि जैसे कि ये हमने उसको ये वाला अपना ई पावर पूरा जो भी है और उसको हम इंटीग्रेट करें माइनस इंटू टेन टू। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा नोट डाउन कर लिया है। तो इसमें मेन चीज है कि हमने बोला कि उसका इंटीग्रेशन में ये पाई वाली टर्म आएगी। तो पाई वाली टर्म क्यों आती है, क्योंकि हम उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। ये वाले स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा है उसमें, हम ये जब स्टेप आती है तब उसको सॉल्व करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। और इसलिए फिर वो सर्कल वाला एंगल ऐड हो जाता है और इसलिए फिर एंड में उसमें पाई आ जाता है। तो ये पूरा डेरिवेशन है और एंड में यहाँ पे हमें उसका ये जो मिल गया जो भी, मतलब सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, इसका ये फाइनल इंटीग्रेशन। तो इसलिए इसका जो होता है ये आता है। लेकिन हमें मालूम है कि इसका अगर ये आया तो ये मतलब वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका टोटल 1 आना चाहिए। हमने पहले ही बोला है क्योंकि प्रोबेबिलिटी सारी जब जोड़ देंगे तो सारे का जो सम है वो 1 आना चाहिए। लेकिन अभी अगर इसी को पकड़ेंगे तो ये आ रहा है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। तो अभी ये टर्म के हमें क्या चाहिए कि 1 चाहिए। मतलब इसको हमें इसी इसी को हमें यहाँ पे डिवीजन में भी उसको रखना पड़ेगा इस वाले को, ताकि जब हम जैसे कि अभी ये था इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। और क्योंकि वो डेरिवेशन डिवीजन में भी वही है तो फिर वो कैंसिल आउट होगा और 1 बचेगा। तो इसलिए वो कैंसिल आउट करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला टर्म ऐड कर दिया है। तो ये पूरी स्टोरी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पे हम ये वाला इक्वेशन लाते हैं ये वाले टोटल ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो प्रोबेबिलिटी की जो रूल है कि सम 1 होनी चाहिए, तो वो सम 1 करने के लिए हम ये वाला नीचे डिवाइड कर देते हैं, ताकि जब हम सम जो है इंटीग्रेट करेंगे इस वाले पार्ट को तो ये आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो
यही थे। अभी नेक्स्ट वीडियो भी में भी हम कुछ वही वाले देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए अब तक अभी फिलहाल के लिए इतना ही।